जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपना लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। रिटेल सेल्स की बात हो रही थी, तो रिटेल सेल्स के अंदर मैं आपको क्लियरली जो है मैंने आपको सम बता दिया कि बेसिकली रिटेल सेल्स क्या होती हैं, इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और का सारा सर्कुलेशन मैंने आपको बता दी है। अब अभी अगर इसको फ्रैक्स के लिहाज से हम देखें, तो फ्रैक्स के लिहाज से जैसा कि मैंने पाकिस्तान की बात की है, इसी तरह से आप किसी भी कंट्री का रिटेल सेल उठा के देखेंगे तो रिटेल सेल्स के अंदर आपको नज़र आएगा कि अगर तो वहाँ की रिटेल सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, तो साफ ज़ाहिर है रिटेल सेल का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ। साफ ज़ाहिर है कोई चीज़ ज़्यादा किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है। अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो साफ ज़ाहिर है उसकी सेल भी ज़्यादा होगी। जब उसकी सेल ज़्यादा होगी तो साफ ज़ाहिर है उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, फिर उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो साफ ज़ाहिर है डिमांड जो है उसकी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल रहेगी, वो चीज़ का रेट जो है वो कंट्रोल रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का डायरेक्ट फिर इम्पैक्ट पड़ता है सीपीआई पर जाकर, जो प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स पर। जब इन प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स के अंदर इन सारी चीज़ों का रेट्स जो है वो डाउन आएगा तो साफ ज़ाहिर इन्फ्लेशन डाउन होगी। जब किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन डाउन होगी तो साफ ज़ाहिर है वहाँ की इकॉनमी स्ट्रांग होगी। तो ये सारी चीज़ों के ताने बाने आपस में जोड़ने के बाद इनडायरेक्टली आप पहुँचते हैं मेन अपने फंडामेंटल पर कि मार्केट के अंदर करेंसीज जो है, किस कंट्री की करेंसी जो है वो स्ट्रांग होनी है या वीक होनी है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होती है ये वैल्यू होती है, आउटपुट होती है मैन्युफैक्चरिंग की, किसी भी इंडस्ट्री की। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया था, जिसके अंदर मैंने एग्जांपल कोट की थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द पाकिस्तान हम देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। डे बाय डे कैलकुलेशन भी होती है, मंथ बाय मंथ भी होती है, वीक बाय वीक भी होती है। बेसिकली अगर अब आपके जहन में ये आता होगा कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा वे होता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता कि ये प्राइवेट इंडस्ट्री जो है ये कितना बिजनेस कर रही है या कितना प्रोडक्शन कर रही है। तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन की जाती है, मेन एक चीज़ कैलकुलेट किया जाता है वो एम्प्लॉयमेंट से भी किया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है। सेकंड जो चीज़ होती है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके पास इंडस्ट्रीज़ में अपने फिगर्स होते हैं, उन्होंने जो कि अपने रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन किए करने होते हैं कि हम डेली बेसिस पर कितने हमारे पास एम्प्लाई हैं, कितनी कितनी हमारी प्रोडक्शन रेट है, वो हर चीज़ जो है सारी उन्होंने अपनी मेंटेन की होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदाज होते हैं, डिफरेंट एम्प्लायर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट वे के अंदर उनसे वो फिगर्स लेते रहते हैं, जिसे कैलकुलेट करने के बाद एक जो है समझ लें कि एस्टिमेटेड चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कितनी है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, वो इंडस्ट्री की एक्सपेंसेस कितना है, और मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई कितनी जा रही है। इसमें एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को ऐड करता जाता हूँ। जैसा कि ये पीछे आपने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर ये शुगर माफिया होने लग गई थी। तो इसकी बेसिकली रीज़न क्या थी? बेसिकली रीज़न जो मैं अभी आपको बता रहा था वही है। अभी चीज़ जो है मेरे माइंड में आ गई, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को अलायंस करके क्लियरली एग्जांपल देता हूँ मैं कि वहाँ पर हो क्या रहा था कि वहाँ पर जो शुगर मिल्स थी वो शुगर क्रिएट कर रही थी, बना रही थी, क्रश कर रही थी। क्रश करने के बाद वो अपने रिकॉर्ड के मुताबिक सारी जो शुगर है वो मार्केट के अंदर सप्लाई दे रहे थे, लेकिन बेसिकली मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं जा रही थी। बेसिकली वो ब्लैक हो रही थी शुगर जो है। और अपने जो फिगर्स आ रहे थे, डॉक्यूमेंट्सली फिगर आ रहे थे, उसमें कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अपनी सारी शुगर सेल आउट दिखा रही है। उनकी अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सारी फिगर्स कुछ और चल रहे थे, लेकिन जो फिजिकली कुछ और वहाँ पर सिनेरियो चल रहा था। तो जब ये इस चीज़ को गवर्नमेंट ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो अगर आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट इतनी, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका इतना है, प्रोडक्शन आपकी इतनी है, तो सप्लाई किधर गई है? कहाँ पर ये सारा माल चला गया है? आखिर मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई भी तो होनी चाहिए थी ना, वो कहाँ गई है? तो वो जब सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया
तो सारी चीज़ों को पता चला कि बेसिकली ये जो शुगर इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, ये लोग डॉक्यूमेंट्री तौर पर अपने एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन अपनी मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं दे रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं और वहाँ से डबल प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लैक में चीज़ें सेल आउट हो रही हैं महंगी, जिनसे इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ बेसिकली होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियरली एग्जांपल देके बता दिया। अब यही अगर इन चीज़ों को हम पूरा ऑल ओवर द कंट्री बात करें तो सारी कंट्रीज़ के अंदर अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसी तरह से कैलकुलेट होगा। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोडक्शन कितनी है, सप्लाई कितनी है और उसको बैलेंस किस तरीके से किया जा रहा है। जी, इसके साथ हम अब आ जाते हैं अपने मेन टूल के अंदर, जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होना ज़रूरी हैं, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं तो ये ज़्यादा फेमस है सीपीआई के नाम से, ठीक है। ये टूल जिसका ऑब्जर्वेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब जैसा कि मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली है क्या। ये एक टूल है स्टेट बैंक का, किसी भी स्टेट की बैंक का ये टूल होता है। ये टूल क्या काम करता है, ये टूल जो है मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जो है इन्फ्लेशन को रीड आउट करने के लिए, ठीक है, कि इस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन क्या चल रही है, ठीक है। और उसके हिसाब से स्टेट बैंक जो होता है वो अपनी दे रहा होता है, में स्टेटमेंट्स पुट कर रहा होता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पुट कर रहा होता है। अब आप लोगों के जहन में ये माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये सीपीआई वर्क कैसे करता है, कैसे लो गवर्नमेंट जो है या स्टेट बैंक है वो किस तरह से ये चीज़ें जो हैं नोट डाउन करते हैं कि ये इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। बेसिकली जो सीपीआई है वो दो तरह का होता है, इसकी दो टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो इसकी फर्स्ट टाइप होती है वो होती है जिसको कहते हैं सीपीआई, हायर सीपीआई कहते हैं इसको, ठीक है। एच के नाम से इसको जाना जाता है हायर सीपीआई, लेकिन बेसिकली इसको सीपीआई ही काउंट किया जाता है। सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है कोर सीपीआई। ये होती है जी कोर सीपीआई। अच्छा, अब कोर सीपीआई और हायर सीपीआई जो है ये क्या चीज़ होती है। बेसिकली जो मार्केट के अंदर है ना 8 प्रोडक्ट्स ली जाती हैं जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बेसिक नीड्स हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं। मैं वैसे कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। खाने पीने की अशियाज़ हैं, हमारी क्लॉथ्स हैं, पहनने की अशियाज़ हैं, उसके बाद हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, उसके बाद अगर हम बात करें हमारी ये ट्रैवलिंग जो है ये हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं। उसके बाद और अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारी एम्प्लॉयमेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट्स जो है हमारी नीड्स हैं, ये बेसिक नीड्स हैं हमारी। अब इसमें जो है ना आती हैं हायर सीपीआई के अंदर। हायर सीपीआई के अंदर जो है ना चार चीज़ें काउंट की जाती हैं, जिसके अंदर आपकी फूड प्रोडक्ट्स की जाती हैं कि फूड प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं खाने की, उनका रेट क्या चल रहा है। उसके बाद आपकी क्लॉथिंग जो आप पहन रहे हैं जो उसकी रेट क्या चल रहा है। उसके बाद आपका जो कंज्यूमर ऑयल कंज्यूमिंग है, आपकी ट्रांसपोर्ट रेट जो है वो उसकी उसको कैलकुलेट किया जाता है। और फोर चीज़ जो आपकी हेल्थ केयर यूज़ की जाती है। ये सारी चीज़ें, ये चार चीज़ें जो है ना इनको कैलकुलेट किया जाता है, तो ये आता है हायर सीपीआई, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो इंसान की नीड्स में आती हैं, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हैं, जिनको समझ लें कि जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए वो नीड होती है, कुछ लोगों के लिए नीड नहीं होती, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी आती हैं कोर सीपीआई में। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों का जो स्टेट बैंक है ये अपने सीपीआई टूल्स के अंदर इन सारी चीज़ों के जो रेट्स है वो मंथ बाय मंथ या वीक बाय वीक या डेली बाय डेली या क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर बाय ईयर नोट डाउन कर रही होती है कि इन सारी चीज़ों की जो करंट रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं, आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर ये इंक्रीज हुए हैं डिक्रीज हुए हैं पास्ट के हिसाब से। ठीक है। तो इनकी सप्लाई और डिमांड क्या चल रही है मार्केट के अंदर, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो है किसी भी कंट्री का सीपीआई जो है वो स्टेट बैंक उसको कैलकुलेट कर लेती है, एस्टिमेट कर लेती है कि अब ये जो सीपीआई है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसमें क्या इम्पैक्ट आने वाला है और क्या चीज़ जो है किस तरह से वर्क करने वाली है। और इसमें कोर सीपीआई जो है उसका डाटा क्या कह रहा है और सीपीआई का डाटा क्या, हायर सीपीआई का डाटा क्या कह रहा है। ठीक है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट करने के बाद एक जो है इंडेक्स बनाया जाता है, एक समझ लें कि एक तखमीना बनाया जाता है कि महंगाई का या इन्फ्लेशन का कि मार्केट किस साइड पर जाने वाली है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक्स था उसके हिसाब से ये मेरा आज का लेक्चर ऑलमोस्ट यहाँ पर आज हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ है, जो कि थ्योरी के हिसाब से था। अभी मैं आप लोगों को जो जैसा कि लास्ट हमारा टॉपिक था कि मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा। टिप्स की बात करें हम तो टिप्स के अंदर आपके पास अगर मैं बात करता हूँ तो आप बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एफएक्स फॉर एवर का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी ये कैलेंडर होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो प्रीवियस मैंने साइड में आपको बताया था फॉर एवर इकोनॉमी कैलेंडर। एफएक्स फॉर एवर की मेन साइड पर आप जब जाएंगे इस तरह से ये देखें, मेन साइड पर आप जी ये मेन साइड आ गई है मेरे पास, होम आ गया है। यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस चल रहे होते हैं। तो आप फॉरेक्स टूल के अंदर जाएंगे, फॉरेक्स टूल के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें इकोनॉमिकल कैलेंडर आ रहा है आपके पास। ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी ये सर्विसेज आपको डेली बेसिस पर अवेल हो रही हैं जितनी भी न्यूज़ है। इसके साथ साथ जो है आप अगर आप बात करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की, बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में, काफ़ी फेमस साइट है, इसको मोस्टली लोग जो हैं जानते हैं। अब बात आती है ट्रेड करने की टिप्स की। तो देखें यहाँ पर ना ये एक बहुत गहरा समंदर है जिसको रीड आउट करने के लिए ना टिप्स देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। अब देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पीएमआई की बात हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ के पीएमआई की बात हो रही है। ठीक है। अब ये आप ये ना समझ लीजिएगा जैसे सीपीआई होता है, पीएमआई ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। सीपीआई और चीज़ होती है, पीएमआई और चीज़ होती है। तो डिफरेंट चीज़ हो रही है। अब इसमें ना अंडरस्टैंडिंग करने की बातें होती हैं। बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव डाटा क्रिएट करवा रही हैं, शो करवा रही हैं। ठीक है। देखें जो इसकी प्रीवियस कॉस्ट थी वो 48.2 थी, जो एक्सपेक्टेशन थी वो 46.6 थी, लेकिन इसका डाटा जो है वो 50.4 आ गया, पॉजिटिव डाटा आया। प्रीवियस 2 नंबर से इंक्रीजिंग डाटा आ गया। अब बाज़ न्यूज़ मार्केट के अंदर ऐसी हैं कि जो जिनका डाटा पॉजिटिव आता है तो इकॉनमी जो है उस कंट्री की इकॉनमी जो है वो बूस्ट करती है, समझ लेंगे स्ट्रांग होती है। और बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव आती हैं लेकिन इकॉनमी डाउन होती है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सिर्फ नंबर,
अगर सपोज दैट यहाँ पर नंबर्स की बात करें, आप देखेंगे नंबर देखा आपने, आपने कहा जी नंबर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है जी यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर आप वो न्यूज़ का जो टाइटल है उसको रीड आउट करें तो वो टाइटल ऐसा है कि उसका पॉजिटिव नंबर इकॉनमी के लिए बैड इम्पैक्ट है, इकॉनमी उससे वीक हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप बुलिश साइड पर देखेंगे ये इकॉनमी स्ट्रांग हो गई है, चलो ये बुलिश देखो, बाय एंट्रीज खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, बाद में पता चलेगा ओहो मेरा तो अकाउंट ही वाश हो गया, ये क्या हुआ। बेसिकली आपने ये इम्पैक्ट देखा है नंबर्स को देखते हुए, लेकिन बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट था वो नेगेटिव था मार्केट के अंदर। हाँ, अगर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी न्यूज़ जो है इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर पॉजिटिव होना है या नेगेटिव, तो देन आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं, और सिर्फ न्यूज़ के ऊपर आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मेरी जो रेकमेंडेशन है वो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बेहतर है कि आप न्यूज़ से अवॉइड करें। जो ही न्यूज़ टाइम हो तो आप ट्रेड ना करें, अपने अगर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में भी है तो उसको क्लोज कर दें, अगर लॉस के अंदर है तो बेहतर है कि कम लॉस लेकर मार्केट से निकल जाएं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेशक वो बाद में आपके पॉजिटिव आपकी फेवर में ही आ जाए, लेकिन अगर वो नेगेटिव हुई तो आपका अकाउंट जो है वो मज़ीद लॉस होगा, ठीक है। अब ये हमारी साइड्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अब आप लोग जो हैं अपना कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे पुट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करूंगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना सेशन जो है वो क्लोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। हमें ये समझना है कि किस न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिटेल में गाइड कर सकते हैं? अच्छा, ये है ना मैंने मैं मेरे ख्याल में 1 घंटे से मैं यही चीज़ें डिफाइन कर रहा था, पहली बात। नहीं, दूसरी, वो तो ठीक है। मैं नहीं आपकी बात समझ गया, सारी बात समझ गया। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें कब महसूस होगा? मतलब ये कि अभी एक न्यूज़ आई, ठीक है, वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या मतलब उसपे एक टाइटल होगा, उसका कोई टाइटल होगा जो हम लोग को कैसे रियलाइज होगा कि यार इस पे एंट्री लेनी चाहिए, या इसके लिए हमारे लिए ये एंट्री सही रहेगी इस न्यूज़ पे? तो इस चीज का अंदाजा कैसे होगा? आप सबसे पहले काइंडली मुझे अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? शहीर नाम है, शहीर। शहीर। शहीर, बात सुने मेरी, मैं आपको स्टार्ट से मैंने ये बात कही थी कि ये एक समझ लें कि एक दरख्त है, दरख्त की बहुत सारी शाखें हैं, हर शाख के ऊपर काफ़ी सारे तने निकलते हैं आगे, और फिर वहाँ पर फल लगता है, और ये सारी चीज़ों का रास्ता अगर आप लोगों को पता है तो देन आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, अगर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं पता तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल पुट करता हूँ कि सपोज दैट समझ लें कि सीपीआई की बात करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को अगर मुझे यहाँ से कोई मिली तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये देखें, ये मेरी बात सुने, यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। ये जी सीपीआई डाटा आ गया क्वार्टर बाय क्वार्टर न्यूजीलैंड का, ठीक है। ये प्रीवियस डाटा जो था ये 0.5 था, जो फोरकास्ट थी वो 0.8 की थी, और जो एक्चुअल डाटा आया है वो 0.8 आया, यानी कि पॉजिटिव नंबर आया है प्रीवियस से। ऐसा ही है। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप इसको क्या देखेंगे, किस साइड को देखेंगे, आप इसको पॉजिटिव साइड देखेंगे या नेगेटिव साइड देखेंगे? अच्छा, जो अच्छा सीपीआई डेटा, सीपीआई डेटा वही जो आपने बताया था, ठीक। नेगेटिव साइड देखूंगा मैं तो। बिल्कुल, ये चीज देखें, अब आपने लेक्चर लिया है, आप लोगों को एक चीज समझ आ गई है, तो आप लोगों को पता चल गया कि सीपीआई का मतलब है कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का इंडिकेटर। अब अगर ठीक ये है। डाटा पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है।
अगर बिल्कुल इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है तो साफ ज़ाहिर है उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डिक्रीज हुई है। बिल्कुल। ठीक है। अब इसी तरह से देखें, ये नीचे रिटेल सेल पड़ी हुई है मंथ बाय मंथ की। ठीक है। अब ये ठीक है। रिटेल सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रीवियस बिल्कुल नेगेटिव थी, उसके बाद पॉजिटिव एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन जो डाटा आया है वो उससे भी पॉजिटिव आया है। ठीक ऑस्ट्रेलिया है। की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। अब आप इसको ठीक है। किस साइड पर देखेंगे? पॉजिटिव। देखें पॉजिटिव। अब आप देखें, चीजें आपने रीड आउट की हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई है ना। तो ये बिल्कुल। बहुत सारी, अब ये सारी न्यूज़ेस जो है ना, इन सारी न्यूज़ेस के बेसिकली आपने समझ लें कि ये आपको एफर्ट करने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को आपने समझना है कि इन चीज़ों का हम्म। इकोनॉमी के साथ क्या रिलेटेड है, रिलेशन है इसका। अब ये देखें, ये सीपीआई पाउंड का सीपीआई है ईयर बाय ईयर का। ठीक है। ईयर बाय ईयर का जो है उसका अगर प्रीवियस नंबर ये था, एक्सपेक्टेड नंबर ये था, लेकिन आया नंबर ये है। अब इसको आप किस साइड पर देखेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड पर आप देखेंगे। देखें मैं ये नंबर जो है, प्रीवियस नंबर ये था, एक्सपेक्टेड ठीक ये है। था। जो एक्सपेक्टेड होता है ना वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे आपकी और मेरी है। सही है, सही है, ये सही है। बेसिकली ये नंबर जो है, इन्फ्लेशन यहाँ पर भी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव जाएगा। अब नेगेटिव जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें अब डिफरेंट, ये देखें, पीपीआई इनपुट क्या चीज होती है, पीपीआई आउटपुट क्या चीज होती है। ये जैसा कि मैंने सीपीआई की बात की थी, ये कोर सीपीआई है। ठीक है। हम्म। ये वो चीजों के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं जो कि नेसेसरीज नहीं है, इसलिए ये लो इम्पैक्ट की न्यूज है। ठीक है। आरपीआई को आपने काउंट करना है कि आरपीआई क्या होता है, एचपीआई क्या होता है। ये सारी चीजें बेसिकली, अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारी सही। एक दरख्त की शाखें हैं। इन सारी शाखों को समझने के लिए आपको इन सारी चीजों का बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा कि ये बेसिकली क्या समझ चीज गया। होती है, इसका इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है, और ठीक इसका हो गया बॉस, इम्पैक्ट समझ अगर गया। पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। समझ गया, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, अगर बुरा ना माने तो। जी जी गोल्ड की न्यूज कहाँ होती है? मतलब गोल्ड जो है हमारा एक पेयर है, गोल्ड। जी। गोल्ड वर्सेस यूएसडी, तो उसकी न्यूज कहाँ ड्रॉप होती है? बेसिकली गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड का डायरेक्ट रिलेशन है यूएस के साथ, डॉलर ठीक के है। साथ। ठीक है। ठीक है। आपको जब भी यहाँ पर कोई डॉलर की न्यूज नजर आएगी ना इस तरह की, उसका इम्पैक्ट जो नजर आएगा, हम समझ लें कि अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ है तो गोल्ड जो है वो डाउन साइड पर है। ठीक है। सही है। अगर डॉलर जो है वो वीक हुआ है तो गोल्ड जो है वो अप साइड पर है। हाँ, अब इसी तरह जैसे कि एक पेयर है जीबीपी यूएसडी। ठीक है, अब जीबीपी स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, जीबीपी वीक होगा तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, चाहे वो पेयर के लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे, चाहे वो कोड करेंसी हो, बेस बेस करेंसी हो। अगर जिसका इम्पैक्ट जो होगा, मूवमेंट उस तरफ जाएगी, राइट। बिल्कुल शहीर है। इसमें भी आगे एक लॉजिक है, बहुत कम्प्लीटली लॉजिक है। उसको समझने के लिए वो भी एक बहुत समझने की, हर चीज़ के अंदर एक पूरी थ्योरी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फॉरेक्स जो है ना, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। यहाँ पर हर चीज़ का आपको ऑन होनी चाहिए। यहाँ पर हम्म। भी चीज़ है, जीबीपी जो यहाँ पर देखें, जीबीपी जो है ना यहाँ पर बेस करेंसी है, लेकिन यूएसडी यहाँ पर कोड करेंसी है। ठीक है। लेकिन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला करेंसी है वो यूएसडी है। ठीक है। हम्म। बाज दफा ऐसे होता है कि जीबीपी जो है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन जो ड्राइव हो जाता है अगेंस्ट। लोग पूछ रहे हैं जी कि जीबीपी तो स्ट्रांग था लेकिन मार्केट अगेंस्ट क्यों चली गई है। तो वहां क्या होता है कि वहां पर डॉलर की जो स्ट्रांग, डॉलर स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से जीबीपी के अंदर वीकनेस आ जाती है। अच्छा, यूएसडी से ज्यादा स्ट्रांग होता दोनों चीज करेंसीज के पेयर्स हैं ना, तो करेंसीज का जो आपस में रिलेशन है इकोनॉमीज का, वो भी इम्पैक्ट, प्रॉपर इम्पैक्ट दिखाता है मार्केट के अंदर। ये एक लैदा से है। लॉजिक है, ये भी एक समझ लें कि समझने वाली चीज है। अच्छा, इसमें आपने अभी बताया था जीबीपी यूएसडी के पेयर के साथ है, तो ये आपको कैसे पता चला कि यूएसडी के साथ है इस फॉरेक्स सेक्टर में? जी, मैं अभी आपने समझा बोला नहीं। जीबीपी यूएसडी की न्यूज है ये, आपने कहा ना कि नहीं नहीं, मैं आरपीआई जीबीपी वाली। नहीं, वो मेरी ये पाउंड की न्यूज है ना, हाँ हाँ पाउंड की हाँ। न्यूज।
बेसिकली ये जीबीपी लिखा हुआ है, तो ये जो करेंसी लिखी है इसकी न्यूज़ है ना, इस करेंसी की। हाँ मैं वही बोल रहा था ना, आपने यूएसडी बोला तो मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं, लेकिन पेयर जो ट्रेड हो रहा है ना मार्केट के अंदर, वो जीबीपी यूएसडी है ना, तो इसका इम्पैक्ट जो जीबीपी पर होगा। अब इसके साथ आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा कि यूएसडी का इम्पैक्ट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो अगर आपने कैलकुलेट कर लिया कि जीबीपी जो है वो तो हो गया समझ लें एक किस्म का, फॉर एग्जांपल के यहाँ पर वीक हो गया जीबीपी, ठीक है। ठीक है। अब उसके साथ आपको यूएसडी की करेंसी का भी देखना है ना कि यूएसडी करेंसी जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर स्ट्रांग और वीक है तो मार्केट ने किस साइड पर इम्पैक्ट करना है, अगर दोनों स्ट्रांग है तो मार्केट ने किस साइड पर जाना है, अगर दोनों वीक हैं तो हाँ। मार्केट ने किस साइड पर जाना है, अगर एक बेस करेंसी वीक है, कोड करेंसी स्ट्रांग है, तो फिर मार्केट ने किधर जाना है। ये सारी चीजें, ये मैंने कहा कि ये भी एक बड़ी बड़ी समझने वाली चीज है, जहां पर आगे ट्रेडर जो है हम्म, ट्रैप होता सही कह रहे है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि न्यूज का इम्पैक्ट किस वक्त तक रहता है? जी, न्यूज़ का इम्पैक्ट जो होता है ना, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ का इम्पैक्ट जो होता है ना, न्यूज़ की समझ लें कि अपनी वैल्यू पर होता है कि वो किस टाइप की न्यूज़ है। अब देखें न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ सीपीआई की, तो ये सीपीआई क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात हो रही है। क्वार्टर बाय क्वार्टर का मतलब ये है कि 3 मंथ की बात हो रही है। 3 मंथ के लिए जो सीपीआई का डाटा है वो पॉजिटिव आ गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ के लिए अगर आप बात करेंगे तो न्यूजीलैंड जो है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए वीकनेस शो करवाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वीकनेस शो करवाएगा तो इस तरह से न्यूजीलैंड नीचे गिरता जाएगा। ये बिल्कुल इसका मकसद नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट 3 मंथ के लिए होगा। ये देखेंगे, ये 3 मंथ की न्यूज़ है तो इसका इम्पैक्ट 3 मंथ के लिए होगा कि 3 मंथ के लिए न्यूज़ जो है उसमें वीकनेस है। जी सर, लग की समझ। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा? जी, आई थिंक कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ फिर हम अपना सेशन जो है वो एंड करते हैं। एंड पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि हमारा एफ एक्स फॉर एवर जो है उनकी सर्विसेज चल रही होती हैं, प्रमोशन चल रही हैं डिफरेंट टाइप्स की। यहाँ पर उनका वीआईपी ग्रुप है, यहाँ पर वो सिग्नल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसका ट्रायल 7 डेज़ का ट्रायल फ्री है। अगर आप वो अवेल करना चाहते हैं तो आप एफ एक्स फॉर एवर की टीम से इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके तो इसका अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं अपने प्रो ट्रेडर ग्लोबल की बात करूं तो प्रो ट्रेडर की ग्लोबल की अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं या पर्सनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारी जो है पर्सनल सर्विसेज ले सकते हैं। पर्सनल सर्विसेज के अंदर हम इंशाल्लाह जो भी ट्रेडर हमारे पास आता है उसको हम प्रोफेशनली ट्रेडर बनाते हैं। हर चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है कि आपने चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है, किन चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है। बेसिक से एडवांस तक आपको हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप करवाई जाती है और एडवांस टूल्स भी पढ़ाए जाते हैं और वॉल्यूम और स्प्रेड जो है बाज़ के उनके बारे में एनालिसिस कंप्लीट आपको सिखाए जाते हैं। एडवांस टूल्स के साथ कंपैरिजन सिखाया जाता है। हमारा जो बेसिकली वीएसए है उस वो इस तरह का मेथड है कि आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के किसी भी फील्ड के अंदर, फ्यूचर मार्केट के अंदर, ऑप्शन मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर आप बैठकर अगर ट्रेड करना चाहें तो आप प्रोफेशनली तौर पर खुद बैठकर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। तो एंड पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पर भी बात की थी, एंड पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंड होता है और काइंडली आप हमारी जो टीम है उसको इसका फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, आपने कैसे क्या चीज़ लर्न की और इसके अलावा आपको किस चीज़ के टॉपिक्स पर जो है वीकनेस है, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक्स पर हमें वेबिनार मिलना चाहिए ताकि हमारी टीम्स
उन चीज़ों को जो है कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद हम डिसाइड कर पाएँ कि आप लोगों को किन चीज़ की ज़रूरत है, उन टॉपिक्स पर हम बात करें। तो आप इस पर फीडबैक लाजमी दिया करें, जो है हम इस प्रकार बेहतर आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अब इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह फिर सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।